चलो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने चैप्टर पढ़ रहे थे लाइट, क्या पढ़ रहे थे? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमने लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में हमने लोगों ने कुछ वर्ड्स समझे हुए थे। पहला नंबर समझा था व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिर ये यूज़ किस में आता है? टू सी द ऑब्जेक्ट। फिर हमने ऑब्जेक्ट देखना चालू किए, तो ऑब्जेक्ट हमें कितने टाइप के देखने को मिले? 3 या 4 टाइप के, 4 टाइप ऑब्जेक्ट। पहला नंबर है कि लाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि अगर उससे लाइट ना आ रही हो बट कोई टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है, उसको क्या बोलोगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलोगे? बट फिर बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट की रेज जो हैं वो उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं कर पा रही, उनको क्या बोलोगे? और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट की रेज क्रॉस कर जाती है, उनको ट्रांसपेरेंट। क्या बोलेंगे? जो हमारे विंडोज़ वगैरह में शीशे लगे होते हैं, मिरर लगे होते हैं विंडो खिड़कियों में, वो कौन से होते हैं? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और जिसमें हम लोग अपना चेहरा फेस देखते हैं वो कौन सा होता है? ओपेक वाला मिरर, क्योंकि उसके पीछे पॉलिश की हुई होती है। समझ आया? फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ना चालू किया था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना चालू किया? और कुछ पढ़ा था? हाँ, नेचर ऑफ लाइट। सबसे इम्पॉर्टेंट यही था, नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट में हमने क्या देखा? कितने टाइप के नेचर थे उसमें? डुअल नेचर था। क्या था? पहला नेचर, और डुअल मतलब डबल, 2 नेचर थे उसके। पहला नेचर कौन सा था? वेव नेचर। इसका मतलब लाइट जब मूव करती है तो वो वेव के फॉर्म में मूव करती है। दूसरा कौन सा नेचर था? पार्टिकल नेचर। तो बताया जा रहा है कि लाइट जो बनी हुई है वो किससे मिलकर बनी? पार्टिकल से मिलकर। तो पार्टिकल एक सीधी लाइन में चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। कैसे? तो वेव नेचर ये बताता है कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में बनी हुई है, तो वेव के फॉर्म में मूव करेगी। ठीक है, पार्टिकल नेचर क्या बताया कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो पार्टिकल के फॉर्म में मूव करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा हुआ था। चलो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। ठीक है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने एक क्या बनाया था? एक कोई ऑब्जेक्ट बनाया था और उसकी एक सरफेस को कैसा रखा था? स्मूथ, और दूसरी सरफेस को रफ। फिर इसमें हम लोगों ने कुछ वर्ड्स को सीखने की कोशिश की थी कि बोला था अगर कोई लाइट रे आ रही है, क्या इस लाइट रे को हम लोग क्या बोलते हैं? कैसे पता चला कि लाइट रे आ रही है? नहीं, तब तक जब तक हम लोग एरो नहीं बनाएंगे तब तक हमको पता। अब ये एरो बता रहा है कि इधर आ रहा है। ठीक है, अगर हम उसी में एरो ऊपर की ओर बना देते तो ऊपर की ओर जाता। तो हमें ये डायग्राम बनाते समय कुछ बातों का बहुत ही ध्यान। कह रहा आने वाली लाइट रे को आप क्या बोलोगे? इंसिडेंट रे। जहाँ पर ये इंसिडेंट होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, कह रहा जहाँ पर इंसिडेंस हुआ वहीं पर हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और वो इमेजिनरी लाइन हमारे जो भी सरफेस है उससे परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है? 90 डिग्री का होना है। तो ये क्या है? 90 डिग्री का है। जो ब्लू कलर से बनाया है वो क्या है? हमारा नॉर्मल। क्या है? फिर कह रहा है आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद वापस लाइट क्या हो? सेंडिंग बैक। ठीक है, आपको एरो ही बता रहे हैं कि रेड वाला लाइट रे आ रहा है। ये क्या है? लाइट रे बना रहे हैं हम लोग। क्या? लाइट की रे। ठीक है, और ग्रीन वाला आपको वापस जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये वापस जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे। समझ आया? फिर बोला जा रहा है आपसे कि जो इंसिडेंट रे है, क्या वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं।
और इसको बोलते क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर बोला जा रहा है कि नॉर्मल के साथ में ही किसके? रिफ्लेक्टेड रे। बताओ, नॉर्मल ने सरफेस के साथ बनाया, वो कितना है? 90 डिग्री। क्या इंसिडेंट ने सरफेस के साथ बनाया है? क्या इंसिडेंट रे ने सरफेस के साथ कोई बनाया है? किसके साथ बनाया एंगल? नॉर्मल से। ध्यान देना है कब क्या बोला जा रहा है। तो इंसिडेंट रे ऑलवेज किसके साथ एंगल फॉर्म करता है? नॉर्मल के साथ। फिर हम लोग ग्रीन कलर वाला देखेंगे। कह रहा है वापस जाने वाली भी लाइट रे कोई ना कोई एंगल बनाएगी। तो कह रहा है वापस जाने वाली लाइट रे के एंगल को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कह रहा है इसको बोलते क्या है हम लोग? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर अगर हम लोग इसी में इसकी थ्योरी पार्ट बताओ, कल लिखाया था, क्या लिखाया था? आप याद होना चाहिए, देखना नहीं बुक में। हमने बोला था लाइट रे फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। अगर वो स्मूथ हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लाइट रे फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर कोलिजन। जब किसी लाइट रे यहाँ पर आई है, फॉल हुई है, फॉल के बाद यहाँ पर क्या हो रही है? टकरा रही। टकराने को क्या? कोलिजन बोलेंगे हम लोग। तो आफ्टर कोलिजन सेंडिंग बैक टू इट्स ओन मीडियम, अपने ही मीडियम में क्या हो गई? वापस लौट गई। इतने इस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये पहला नंबर बात तो ये है कि ये है क्या? फिनोमिना या प्रोसेस। क्या है? या प्रोसेस। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? तो हमने बोला था लाइट रे फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, बोला जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आप स्मूथ सरफेस को लीजिए। ठीक है ना? फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है? टकराए। आफ्टर कोलिजन लाइट रे सेंडिंग बैक टू इट्स ओन मीडियम। कुछ भी हम लोग सेंडिंग बैक लिखें या बाउंस बैक लिखें, अपने अपने अकॉर्डिंग है। बस हमें क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि लाइट रे अगर आई है, टकराएगी, टकरा करके वो वापस अपने मीडियम में जाएगी। समझ में आया ऐसा कुछ? अब यहीं पर ये तो हमारा कल तक का इतना पार्ट था, यहीं से हमारा नया पार्ट एक स्टार्ट होता है जिसको हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है। क्यों इसको रिवीजन कराया है? इसके रिवीजन के बिना ये नया पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा कम समझ में आता है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं, अब यहीं से हमें पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहा है रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ हैं, रूल हैं, नियम हैं। ठीक है ना? कह रहा है उस रूल को पढ़ना है। तो बताओ, अगर हम लोगों ने इसमें इसी में देख कर बताना है, क्या देखना है? बोला जा रहा है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों लोग ये कहाँ हैं? आर लाई इन अ सेम प्लेन। तीनों लोग एक ही प्लेन में है। वो कौन सा प्लेन है? क्या? ये वाला प्लेन नहीं। ऐसा आपको लग रहा है कि ये जो है कि हमारा ऑब्जेक्ट का प्लेन है, इस पर एक लाइट रे आई है और एक नॉर्मल बना दिया और एक ये, तो इस पर ये सारे लोग आ रहे हैं। तो आपको लग रहा है ये वाला प्लेन, ये वाला नहीं है, ये वाला प्लेन है। कौन सा? जिस पर ये लाइट रे आई। देखो, अगर हम लोग कोशिश करते हैं इसे बनाने का, ऐसा कुछ नई नई चीज़ें करके, ब्लैक वाले को हम इंसिडेंट्स कंसीडर कर रहे हैं क्या, और ग्रीन वाला हमारा क्या है? नॉर्मल। क्या है? और ब्लू वाला
रिफ्लेक्टेड, ऐसा कुछ कंसीडर करके हम लोग चल रहे हैं। और ये रेड वाला हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का सरफेस। तो बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है इसको प्लेन नहीं कंसीडर करेंगे, ये जो तीनों एक जैसे प्लेन में खड़े हुए हैं इस प्लेन को हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन आ सेम प्लेन। समझाया, कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर भी अगर भूल जाओ तो खैर ये लिख तो दिया ही है हम लोगों ने, ये इंसिडेंट रे है, तो इनके अगर नेमिंग कर दें, इसको MNOP कुछ भी कर दें तो वो लिख करके ऐसा कुछ लिख के बताएं। बस आपको एरो देखना है, जो सरफेस की ओर एरो आ रहा हो तो वो क्या होगा, इंसिडेंट मतलब कमिंग रे, रिफ्लेक्टेड मतलब गोइंग रे, जा रही हो। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, क्या है, और वो कहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाते हैं, जहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। समझ आया? चलो दूसरा एंगल बता, दूसरा पॉइंट, दो इसमें लॉ हैं। दूसरा लॉ क्या है, सेकंड नंबर, दूसरा लॉ ये बताता है कि रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में, किसमें, रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में, ओनली रिफ्लेक्शन, बोला जा रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी हाँ सही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ ऑलवेज। कब कब होगा ये प्रोसेस, तो हम लोग बताएंगे, आपको लिखना पड़ेगा इन रिफ्लेक्शन, इन, वैसे लिखा ही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। इन रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल I इक्वल टू एंगल R। समझ आया ऐसा कुछ? कोई दिक्कत? इसको राइट करिए फिर एक बार और हम लोग इसको समझते हैं। समझ आया सभी को? सिंपल सा हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, कोई भी सरफेस पर कोई लाइट आकर के गिरती है, ठीक है ना, तो आफ्टर कोलिजन, गिरने के बाद या टकराने के बाद वो वापस अपने उसी मीडियम में लौट जाए, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आने वाली लाइट रे को क्या बोलोगे, कमिंग लाइट रे क्या है, इमेजिनरी लाइट रे, जो इमेजिनरी लाइन कौन सी है, ये नॉर्मल मिरर के सरफेस के साथ, मिरर के सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। कितना, 90 डिग्री का। इसलिए इसको क्या है, कभी भी अगर ये एंगल बना दिया जाए तो आप 90 डिग्री का ही कंसीडर करेंगे। फिर रिफ्लेक्टेड रे, फिर बोल रहा है कि इंसिडेंट रे अगर कोई एंगल नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो कितना है डिग्री, वो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। और क्या बोलते क्या हैं, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी, नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो फिर इसके हमने लोगों ने इसी के बेस पर कुछ लॉ बनाए। क्या बनाए कि इसमें क्या पहला बोला गया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन आ सेम प्लेन। तो ये बोला जा रहा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन आ सेम प्लेन, तीनों लोग क्या है, एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, कभी ऐसा हो जैसे एक रफ सरफेस हो, और ये रूल्स फॉलो होंगे स्मूथ सरफेस के लिए। किसके लिए, स्मूथ सरफेस के लिए। किसके लिए, अगर बाई चांस ऐसा हमारे पास कोई हो रफ सरफेस वाला, क्या हो, रफ सरफेस वाला हो, तो हम लोग ऐसा कुछ, ये रेड वाला सरफेस हो गया, ठीक है, और
ब्लैक वाला इंसिडेंट रे हो गया, क्या हो गया? इंसिडेंट रे। अरे कैसे बनेगा इंसिडेंट रे? ये बना लिया है क्या नॉर्मल। कह रहा है कि मेन रीजन तो उसका क्या था कि वो इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट रफ सरफेस होकर वो इस तरफ से ऐसे बाहर निकल जाए, जरूरी था। केवल स्मूथ सरफेस में ही ये क्या होंगे, सारे लोग लाई ना सेम प्लेन, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ भी जा सकता है। कुछ आपने मिरर टूटे हुए देखे होंगे, उस पर लाइट पड़ती है तो पूरे रूम में चारों तरफ लाइटें जाती हैं टकरा कर, कुछ में लाइटें पड़ती हैं तो वो सीधे टकरा कर एक किसी कॉर्नर में जाती हैं। तो रफ जो टूटा हुआ होगा, रफ सरफेस होगा, उसमें वो प्लेन सेम प्लेन में नहीं हो पाते, तो वो रूल को, ये वाले रूल को फॉलो नहीं करते। पहला रूल समझ में आया। दूसरा रूल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन रिफ्लेक्शन प्रोसेस में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो इसके आगे अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है प्लेन मिरर। क्या है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। कुछ नहीं, हमारे एनसीईआरटी में प्लेन मिरर दिया भी नहीं गया है, लेकिन थोड़ी सी बातें उसके कहीं ना कहीं आपसे पूछी गई हैं, बस उतना ही हम लोग देखेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्लेन मिरर। ठीक है, अगर एक बात बताओ, अभी हम लोगों को कुछ पता नहीं, थोड़ा सा हम लोग ऐसे कुछ करके देखते हैं। ये कैसा सरफेस है, कर्व सरफेस, क्या है, बट अगर इतना इसका ये वाला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ये लाइन कैसी दिख रही है आपको, स्ट्रेट लाइन की कर्व। अब बताओ ये इतनी लाइन कैसी दिख रही है आपको, स्ट्रेट लाइन दिख रही, ऐसा कुछ है? तो ऐसा बोला जाता है कि हमारा जो प्लेन मिरर है वो भी कभी ना कभी क्या रहा होगा, स्फेरिकल मिरर या कर्व सरफेस वाला। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी अगर बताओ, एक बार फिर से ध्यान दो, ये कैसा सरफेस है, कर्व। इसका अगर छोटा सा पार्ट ले लेते तो वो कैसा कुछ सीधा सा स्ट्रेट लाइन दिखाई देता है, कैसा दिखाई दे रहा है? ठीक है, इसकी ये कर्व है तो कभी ना कभी ये पूरा स्फेयर या सर्कल रहा होगा, तो इसका क्या होगा, रेडियस रही होगी, क्या रही होगी। बट अगर ये बोला जा रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, कैसा है, तो इसकी जो रेडियस रही होती है, रेडियस क्या, इसकी जो रेडियस है उसको हम लोग इन्फिनिटी मानकर चलते हैं, इन्फिनाइट, क्या मानकर चलते हैं, समझ आया? कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन तो यही आपसे पूछा जाएगा कि प्लेन मिरर की रेडियस कितनी है। तो वैसे तो रेडियस सबकी हमें नंबर में बतानी पड़ती है, बट इसकी हमें पता होनी चाहिए कि ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कभी भी कर्व हो ही नहीं सकता है, क्या नहीं हो सकता? जब वो कर्व नहीं होगा तो इसका मतलब उसकी रेडियस क्या होगी, इन्फिनाइट। समझ आया? ऐसा क्या पढ़ा, बताना चाह रहे हैं हम, ये बताना चाह रहे हैं कि पहले हमने क्या पढ़ा, कर्व। कर्व का अगर छोटा पार्ट हम लोग निकाल लेते हैं तो वो हमको स्ट्रेट लाइन दिखता है। तो इसका मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका कर्व जो होगा वो बहुत बड़ा बना होगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा, आपके घर के और आगे बहुत बड़ा। समझ आया? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी रेडियस कैसी है, इन्फिनिटी। पहला पॉइंट तो आपको यह याद रखना है। बोला जा रहा है इतने कर्व का अगर ये इतना छोटा पॉइंट हमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है इसका कर्व कितना बड़ा होगा, तो इससे इसकी रेडियस से इसकी रेडियस बड़ी होगी। तो कह रहा है इतनी ज़्यादा इसकी होती है कि उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, इन्फिनिटी। समझ में आया? क्या हुआ? चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। आओ हम लोग देखते हैं।
तो कह रहा प्लेन मिरर का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, सीधा स्ट्रेट सरफेस होता है, ठीक है। आगे वाला क्या ऐसा होता है, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, या इसी को हम लोग, क्योंकि इसी पे लाइट डालेंगे तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट, तो इसी को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम लोग इनके अगर वर्ड्स का मीनिंग अगर छोटी छोटी चीज़ों को समझते चलेंगे तो जब थ्योरी कभी आप बुक में पढ़ोगे तो तब सब समझ में आएगा। वहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिखा हुआ मिल गया कि तो ये तो पढ़े नहीं था, ठीक है। पीछे वाला क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस या रफ सरफेस। पीछे वाले सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रफ सरफेस, और पॉलिश्ड सरफेस। फिर बोला जा रहा है ये रफ सरफेस और पॉलिश्ड सरफेस किससे बनाई जाती हैं, वो सब की हर एक जितने भी मिरर हैं, तो बोला जा रहा है सिल्वर की कोटिंग होती, कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड, और साथ में क्या होता है, रेड पेंट। क्या, बस आपको ये ध्यान देना है, ऊपर वाला क्या, कोटिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है। बाद में रेड पेंट। आपने मिरर कभी कभी टूटा हुआ है पीछे से देखा है, लाल लाल होता है कि नीला नीला, वाह नाइस, वाइट, ठीक है, हो सकता है, मे भी, तभी तो इसको बोल रहे। लेकिन जिस पे जो हमारे जो मिरर में इमेज बनती है, जो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है, वो किसकी वजह से दिखाई देता है, सिल्वर की वजह से। बट सिल्वर बहुत कॉस्टली है, इसकी जगह एल्युमिनियम की फॉइल भी यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन हमें आंसर क्या बताना है, कोटिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इसके सामने प्लेन मिरर में, एक तो आपको यही पहला पॉइंट याद रखना है कि इसकी रेडियस कैसी है, इनफाइनाइट, ठीक है। बोला जा रहा है इसके सामने अगर कोई सा भी आपने क्या रख दिया है, ऑब्जेक्ट, क्या रखा हुआ है, एक ये रख लिया हम लोगों ने, क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो अब यहाँ से अगर हम लोग कंसीडर करें तो ये मिरर से इसकी क्या होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ रखी हुई है जिसका हमें इसमें इमेज बनेगी, जिसका इसमें इमेज बनेगा। अगर हम खड़े होते तो हमारा चेहरा दिखता, जो भी इसके सामने, तो एक नॉर्मल से एक समझने के लिए बना दिया क्या, ये ऑब्जेक्ट रखा है। कह रहा ऑब्जेक्ट और मिरर की, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग u से लिखते हैं, किससे, u से, ठीक है। अब इसका रेडियस बहुत बड़ा है, वो तो पहले ही हम लोगों ने लिख दिया, r इक्वल टू क्या हो गया, इन्फिनिटी। अब इसको आपसे बोला जा रहा है कि इसकी जितना ये डिस्टेंस u है, उतना ही सेम डिस्टेंस पर क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। इसका हमारे पास कोई भी हमारे सिलेबस में पार्ट नहीं है कि कैसे इमेज बनती, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि कभी भी हम लोग क्या करते हैं, उसके पॉइंट से 2 रेज लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने चलो रे लेकर चल रहे हैं, एक ऐसी लाइट रे ले ली, ठीक है। तो बोला ये लाइट रे गई और ये क्या हो जाएगी, हम लोग तुरंत वहीं पर क्या बनाएंगे, नॉर्मल, क्या बनाएंगे, कह रहा है ठीक है, नॉर्मल बना दिया हम लोगों ने। कह रहा है नॉर्मल बनाने के बाद ये लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी लाइट रे लेकर के गए हम लोग, 2 लाइट रे मोस्टली हमको लेकर देखना है, ठीक है।
तो इस जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा यहीं पर क्या बनाएंगे हम लोग बनाएंगे नॉर्मल। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? नॉर्मल। और यहीं पर हम लोगों ने क्या देखा था, एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। उतनी ही डिस्टेंस पर या उतने ही एंगल पर हमको इसको वापस भी करना होगा। हो सकता है हमसे बनाने में थोड़ा बहुत आगे पीछे, लेकिन हमें कंसीडर क्या करना, उतने ही। अब बताओ, ये रिफ्लेक्ट, ये हो गई इंसिडेंट रे आई, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे आई। तो ये क्या हो गया, आर। ये कौन सी जा रही है, इंसिडेंट, ये क्या हो गया, आर। क्या ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहीं बाहर मिलेंगी? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस लगातार क्या होती जा रही है, इंक्रीज, बढ़ती जा रही है। ये कभी आपस में मिल पाएंगी? तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमें पीछे की ओर मिलाना पड़ेगा। तो पीछे की ओर हम लोगों ने मिलाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ जहाँ पर ये कट हो रही हैं वहीं पर अपने सरफेस, जो हमारा ये सरफेस है, इस सरफेस से हम इसकी क्या बना देंगे, इमेज। क्या बनाएंगे, कोई दिक्कत? थोड़ी सी ये क्या बन रही है, लाइट में। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा ओ डैश का ऑब्जेक्ट। इसकी ये क्या बना दी, आई डैश की इमेज। क्या बन गई, आई डैश की इमेज। कौन है? यहाँ पर ध्यान दो, अगर हमारे पास परफेक्ट हम लोग स्केल और एंगल का यूज़ करते तो ये जितनी ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज आता। थोड़ा सा आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, आप अपने हाथ से है तो छोटा कर देते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी भी बड़ा लगेगा। समझ आया? ओ डैश का ऑब्जेक्ट है, आई डैश का क्या बन रहा है, इमेज। ठीक है, हम लोगों ने स्केल वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे, उतना परफेक्ट अच्छा नहीं बन पा रहा है। आपको समझने के बस थोड़ी सी ध्यान में बात है। हम लोगों ने क्या बनाया है, इमेज बनाने की कोशिश की है, किससे, प्लेन मिरर से। कैसी बन रही है, प्लेन मिरर। और मिरर की ये कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। तो पीछे जब हम कोई देखने जाएंगे तो वहाँ को दिखाई देगा नहीं, बट हम लोग आगे से देख रहे हैं कि इसके मिरर के अंदर बन रही है कोई चीज़, और आगे से हम उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जस्ट फील कर रहे हैं कि इसके अंदर है, बट ऐसा कुछ है नहीं है। तो ऐसी इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी क्या बोलते हैं, या वर्चुअल क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। समझ में आया? तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या निकल कर आया कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। क्या, कैसी इमेज बनाएगा ये, वर्चुअल इमेज। और दूसरी बात, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक के लिए हमने इसको क्या बोला था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या बोला जाएगा, और इसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे हम लोग? तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमारा ये निकल कर आएगा क्या, कि u इक्वल टू क्या होता है, v ऑलवेज होगा किसमें, प्लेन मिरर में। किसमें? तो आपको मोस्टली ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। रेडियस इसका कितना होता है, इनफिनाइट। ठीक है, ऑलवेज फॉर्म एक ऐसी इमेज बनाएगा, और कितनी डिस्टेंस पर बनाएगा, तो बोला जा रहा है जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। जितना u होगा उतना, कोई दिक्कत यहाँ तक? और फोर नंबर ये भी देख लेंगे कि जितना ओ डैश है उतना ही आई डैश।
तो सेम नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, ओ ओ डैश इक्वल टू आई आई डैश। इसका मतलब क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। समझ में आया? इसको आप लोग इसको नोट करिए, राइट करिए। चलो हम लोग देख रहे, नोट हो गया सभी का। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्लेन मिरर। क्या पढ़ रहे, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हमें कुछ बातें हैं जो पॉइंट बना करके नोट हमेशा याद हो जाएगी। प्लेन मिरर की रेडियस कैसी होती है, इनफाइनाइट, ठीक है। और ये ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, ये कभी भी रियल इमेज नहीं बना सकता है। समझ में आया? रियल इमेज का मतलब और वर्चुअल इमेज का, जो केवल इमेजिन की जा रही कि पीछे ऐसा होगा। रियल का मतलब है कि एक हमारे पास स्क्रीन है या अपना हाथ है, और हम लोग प्रोजेक्टर से नहीं, कभी प्रोजेक्टर चल रहा अपना हाथ लगा देते तो हाथ पर वो फ़ोटो प्रोजेक्टर से आ जाती है, देखा होगा स्कूल में अपने, ठीक है। तो वो प्रोजेक्टर अपने हाथ पर आ रहा है ना, तो उसको हम हाथ से टच कर रहे हैं, तो ये हाथ हमारा क्या हो गया, स्क्रीन। क्या हो गया? तो कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज अगर हमारे स्क्रीन पर बन रही हो या हमारे हाथ पर हाथ लगाने पर बन रही हो, तो वो क्या होगी, रियल। और जो जहाँ कहीं हाथ लगाने ना पहुँच पा रहे हैं वो क्या होगी, वर्चुअल। समझ में आया? रियल और वर्चुअल में कभी ये ना जाने कि रियल जो होगी वो बाहर निकल के आ जाएगी, बाहर नहीं निकल के आएगी, वो हमारे किसी न किसी एक स्क्रीन पर बनेगी। समझ आया? और ये क्या है, मिरर के इनसाइड बनती है, ठीक है। चलो हम लोगों ने देखा रेडियस कैसी है, इनफाइनाइट, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल। फिर क्या है, u इक्वल टू वी। इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, ऑलवेज बराबर होगी। जितनी डिस्टेंस पर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही डिस्टेंस पर क्या बनेगा, इमेज। कोई दिक्कत? फिर क्या बोला, ओ ओ डैश इक्वल टू आई आई डैश। इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ। अगर ये इतना बड़ा मार्कर है तो उतना ही बड़ा क्या बनेगा, मार्कर का इमेज। समझ आया? ना तो इससे छोटा ना ही इससे, जितनी डिस्टेंस पर इसको रख दिया उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगा। समझ आया? इतनी बात है। फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के सरफेस पर, मिरर के सरफेस के इन फ्रंट, सामने, ठीक है। कह रहा है इस मिरर में क्या होती हैं, अगर कोई बिल्कुल एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे? कह रहा है आगे वाली जो स्मूथ सरफेस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी पर क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, रिफ्लेक्शन। क्या पीछे भी होगा रिफ्लेक्शन? नहीं होगा, होगा तो बहुत ही कम होगा जाके, ठीक है। स्मूथ सरफेस पर ज़्यादा होता है। फिर बोला जा रहा है पीछे जो रफ सरफेस है, तो जो रफ है तो वो रफ सरफेस बोलेंगे, या उसी को क्या बोलेंगे, पॉलिश्ड सरफेस। कह रहा है ये रफ या पॉलिश सरफेस जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो बोला जा रहा है यहाँ पे किसकी कोटिंग करवाई जाती है, इस तरफ, और उसके बाद क्या किया जाता है, रेड पेंट या किसी भी टाइप का पेंट लगा दिया गया, जिससे क्या हो जाए, ये प्रोटेक्ट रहे, बना रहे, ऐसा कुछ। फिर बोला जा रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट से दो क्या ली, इंसिडेंट रे, दोनों जाकर के टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई जाकर। एक ली आई, दूसरा आई डैश। आई डैश ने क्या किया दिया, आफ्टर रिफ्लेक्शन आर डैश बन गया, और आई ने क्या, आर बना दिया। कह रहा है ये दोनों आगे जाकर के कभी भी मिल नहीं पाती, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज। अगर डिक्रीज होती तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मिल पाते। तो इनको क्या कह रहा है कि इमेजिनरी पीछे की ओर मिला करके देखा जा रहा है। जब पीछे की ओर मिला कर देखा गया तो पीछे यहाँ कहीं पर कट कर रही, तो जहाँ पर दो रे आफ्टर मतलब रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट हों, आपस में एक दूसरे को क्या करें, कट करें, वहीं पर क्या बनता है, इमेज। क्या बनता है, प्लेन मिरर। समझ में आया सभी को? ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। क्या है, स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, स्फेरिकल मिरर। आओ हम लोग चलते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। आओ स्फेरिकल मिरर्स को समझने से पहले
एक छोटी छोटी बातों को हम लोग समझते हैं। बोला जा रहा है एक हमारे पास क्या है, हॉलो स्फीयर है ग्लास का। किसका? हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, कांच का बना हुआ हमारे पास क्या है, एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर है, स्फीयर है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि इस स्फीयर को हम लोगों ने यहाँ से कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों साइड से क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कट कर दिया। तो हम लोग ये वाले पार्ट को थोड़ा इधर बना ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या, एक ऐसा पार्ट बनकर आ गया, ये वाला, ठीक है। और ये वाला कुछ ऐसा पार्ट बनकर आ गया। समझ आया? ये थोड़ा ज़्यादा कर्व हो गया है। ये वाले पहले हमारे पास क्या था, पूरा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर था। किसका? ग्लास का बना हुआ। और वो अंदर से कैसा है? हॉलो, खाली है, खोखला है। फिर बोला जा रहा है इसके किनारों पर साइड से हमने क्या किया, कट लगाए। कट करके इतने पार्ट को हम लोगों ने क्या कर दिया, सेपरेट कर लिया। क्या कर लिया? सेपरेट। तो इसमें अब दो सरफेस है। अभी ये ट्रांसपेरेंट है। कैसा है? इसको इस तरफ से देखेंगे तो आर पार हमको दिखाई देगा। बट अगर हम लोग इसमें क्या करवा दें, पॉलिश करवा दें। क्या करवा दें? बट इसमें दो टाइप की सरफेस दिखाई दे रही। एक जो है बाहर की ओर बल्जिंग है, उभरी हुई है। कैसी? बल्जिंग। कैसी? और ये वाली कैसी है? अंदर की ओर धसी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्बेडेड। ये बाहर की ओर जो सरफेस निकली है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बल्जिंग। क्या बोलेंगे? बल्जिंग सरफेस, या इसी को हम लोग बोलेंगे आउटवर्ड। क्या बोलेंगे? बाहर की ओर, ठीक है। दूसरा देखो ये कैसा है, अंदर की ओर धसा हुआ है। इस सरफेस को क्या बोलेंगे हम लोग, एम्बेडेड। क्या बोलेंगे? धसा हुआ पार्ट है। या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनवर्ड। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? अब बोल रहा है कि स्फेरिकल मिरर जो है वो हमारे पास दो टाइप के हैं। एक है कॉनकेव, ऊपर जा रहा है वीडियो में। एक है हमारे पास कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। आप लोग जब क्लास 8 में भी होंगे तब भी थोड़ा थोड़ा इसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टाइप में पढ़ा था, ठीक है। समझ में आया सब कुछ? ये कैसा सरफेस है, एक कर्व सरफेस। अभी हमें पता चला जे इसको छोड़ो 2 मिनट के लिए। ये कैसा है, एक कर्व सरफेस। क्या इसको हम कॉन्वेक्स या कॉनकेव बता सकते हैं? अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या लिखा है, मिरर। क्या लिखा है? मिरर का मतलब है कि एक तरफ कहीं ना कहीं उसमें पॉलिश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो पॉलिश के बेस पर ही बता सकते हैं। कह रहा है जिनका बल्जिंग सरफेस या आउटवर्ड या बाहर की ओर निकला हुआ सरफेस कैसा हो, स्मूथ हो। कैसा हो? ये वाला सरफेस कैसा हो, स्मूथ हो। क्या हो? कैसा हो? ये स्मूथ। तो कह रहे हैं और इनवर्ड वाला सरफेस कैसा हो, रफ हो। क्या हो? तो कह रहे हैं इस टाइप के। अब ये एक सरफेस पॉलिश हो गई तो एक तो बात समझ में आ गई कि मिरर बन गया। क्या बन गया? अगर ये सरफेस पॉलिश हो गई, कोई भी सरफेस पॉलिश हो जाए तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये मिरर बन गया। क्या बन गया? अब ये हमें कंफर्म करना है ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव। तो बोला जा रहा है कि अगर इनवर्ड सरफेस रफ हो एंड आउटवर्ड या बल्जिंग सरफेस कैसी हो, स्मूथ, इस टाइप के हम लोग मिरर को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? क्या हम लोग पहले बोल सकते हैं इसको? हमें पॉलिश देख कर बोलना है। पॉलिश एक हमारा बेस है, जिस तरफ पॉलिश होगी उसके बेस पर हमें बताना। या इसको इस तरफ पॉलिश हटा के आगे की बल्जिंग सरफेस पे कर देते तो दूसरा मिरर बन जाएगा। आओ देखते हैं इस बार। बताओ ये वाली सरफेस कौन सी है? इसका हम लोग नेम रख दे रहे हैं ए। आपको बताना है ए वाली सरफेस कौन सी है, एम्बेडेड सरफेस। कैसी है? ए वाली सरफेस हमारी कैसी है, एम्बेडेड मतलब अंदर धसा हुआ पार्ट। एम्बेडेड आर इनवर्ड सरफेस।
बाहर। अब ये वाली बी सरफेस क्या है हमारी, बल्जिंग सरफेस, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटवर्ड। क्या हम बता सकते हैं ये कौन सा मिरर है? अभी तो ये मिरर ही नहीं है। मिरर होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, पॉलिश होनी चाहिए। एक सरफेस कोई ना कोई पॉलिश होना चाहिए। इस बार हम लोग बाहर वाली करवा रहे हैं, ठीक है, आउटवर्ड साइड। ये क्या करवा दे रहे हैं हम लोग? अब हमको पता चल गया कि बल्जिंग सरफेस कैसी है, पॉलिश्ड। कैसी है, पॉलिश्ड है, या रफ सरफेस है, कैसी है, रफ। और ये कैसी है, स्मूथ। तो हमने बताया था पॉलिश के बेस पर ही बताना है। किसके बेस पर? तो कह रहा है पॉलिश किस तरफ हो गई इस बार, आउटवर्ड, बाहर की तरफ हो गई। अंदर वाली सरफेस कैसी हो गई? तो कह रहा है ऐसा कभी हो कि बल्जिंग सरफेस रफ हो और इनवर्ड या एम्बेडेड सरफेस कैसी हो, स्मूथ हो। तो अब आप इसको कौन सा मिरर बताओगे? कॉनकेव मिरर। क्या बोलोगे? समझ आया सभी को? बना लो आप लोग इसको। चलो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल मिरर। क्या, कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर हैं? कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दो टाइप के मिले, ठीक है। कह रहे कैसे पता करेंगे ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स? कह रहे उससे पहले हमको स्फेरिकल मिरर पर जाना। कह रहे एक हमारे पास क्या है, हॉलो स्फीयर। क्या है, किसका बना हुआ है ये, ग्लास का। कह रहे इसके दोनों साइड से हमने क्या करवाया, कट। तो दो हमको कर्व सरफेस निकल आई। ये पहला क्या मिला था हमको, एक कर्व सरफेस था। क्या था, कर्व सरफेस। और ये भी क्या है, एक कर्व सरफेस। क्या हम लोग ये भी इसको मिरर बोल पाते शुरुआत में विदाउट पॉलिश? तो ये पता चला कि ये कर्व सरफेस है। फिर हम लोगों ने क्या कराया, इनमें पॉलिशिंग करवाई। पहले तो हमने जाना कि कौन सी सरफेस को क्या बोलते हैं। जो अंदर की ओर धसी हुई है उसको क्या बोलेंगे, एम्बेडेड या इनवर्ड, ठीक है ना। जो बाहर की ओर निकली है, बल्जिंग या आउटवर्ड। फिर हमने इनवर्ड या एम्बेडेड सरफेस पे पॉलिश करवाई, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रफ। ये रफ। और क्या हम हमेशा एम्बेडेड सरफेस रफ हो गया? नहीं, ये हमने पॉलिश कराया तब बोला है, ठीक है। तो कह रहा है एम्बेडेड सरफेस या इनवर्ड सरफेस अगर रफ हो और बल्जिंग सरफेस या आउटवर्ड सरफेस कैसी हो, तो आप इसको क्या बोलोगे, कॉन्वेक्स मिरर। फिर दूसरा भी हमने पार्ट ये वाला कट करके अलग हटाया था। इस वाले सरफेस में हमने देखा ये कर्व सरफेस है और इसमें क्या करवा दी गई, पॉलिश। क्या करवा दी गई, पॉलिश, ठीक है। किस तरफ, पहले तो ये बताओ, अंदर धसी हुई सरफेस को क्या बोलोगे आप, एम्बेडेड। क्या बोलोगे, बल्जिंग सरफेस को क्या बोलोगे आप, आउटवर्ड। कोई दिक्कत? कह रहा है इस बार हमने बल्जिंग सरफेस पे रफ करवा दिया। रफ मतलब क्या है, पॉलिश करवाया। क्या, पॉलिशिंग करवाई गई, ठीक है। पॉलिशिंग करवा दी, पॉलिश करवा दिया गया। तो कह रहा है कि इस बार बल्जिंग सरफेस कैसा हो गया, रफ हो गया, और एम्बेडेड सरफेस स्मूथ। कह रहा है इस टाइप के जिसमें एम्बेडेड सरफेस स्मूथ हो, बल्जिंग सरफेस रफ हो, ऐसे को क्या बोलोगे आप लोग, कॉनकेव मिरर। लेकिन अब यहीं पर हमारे एनसीईआरटी में स्पून को देकर के समझाया गया। किसको, इसको हटा दें, इसको बीच वाले पार्ट को हटाते हैं और यहीं पर स्पून को देख करके समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऐसे कैसे बन जाता है स्पून, हम देखें। ऐसे स्पून होता है। मान लेते बन गया स्पून, ठीक है। और लग रहा है स्पून जैसा कुछ। ये क्या बना दिया आपने, मान लो कि ये स्पून बन गया, ठीक है, ठीक है। अब लग रहा है थोड़ा बहुत, चम्मच, स्पून, ठीक है। ये क्या बनाया हम लोगों ने, स्पून। कह रहा है कि स्पून में दो टाइप की सरफेस होती है, जहाँ से एक बार हम लोग फूड को उसमें रखते हैं और इनटेक करते हैं, ठीक है। एक सरफेस में ही फूड आता है। क्या दोनों सरफेस में फूड आता है? कह रहा है जो फूड आता है जिस सरफेस पर, वो एम्बेडेड होता है। कैसा होता है,
एम्बेडेड। चलो हम लोग चम्मच मंगवा ही लेते हैं और उसका एग्जाम्पल को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास क्या है, चम्मच। तो इस तरफ फूड रख कर हम लोग खाते हैं। क्यों इस पर खाते हैं? क्योंकि इसमें फूड आ जाता है। क्या इस तरफ आ पाएगा? नहीं आता। ऐसे पकड़ते हैं तो ये सरफेस कैसा है, एम्बेडेड, और ये कैसा है, बल्जिंग, बाहर निकला हुआ। कह रहा है क्या इसमें हमारी इमेज दिखती है? हाँ दिखती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो कह रहा है एम्बेडेड सरफेस जो है वो स्मूथ है इस बार, और इस पर हमें इमेज भी दिख रही है। तो बताओ एम्बेडेड सरफेस स्मूथ हो और इमेज भी दिखे, कौन सा इन दोनों में से मिरर होगा? तो बताओ जिस तरफ हम फूड रखकर इनटेक करते हैं वो सरफेस कौन सा होगा? ये कॉनकेव। क्या होगा? ये वाला इसी को तो शो कर रहा है कि एम्बेडेड सरफेस है, क्या है, और ये कैसा है, एम्बेडेड सरफेस स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, और ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं, इसका मतलब यहाँ पे पॉलिश है बीच में। बट अगर इस साइड से देखें तो अब ये कैसी है, बल्जिंग सरफेस। कैसी है? बल्जिंग सरफेस है। तो कह रहा है बल्जिंग सरफेस स्मूथ है। कैसी है? बल्जिंग सरफेस अगर स्मूथ है और हमको इमेज दिख रही हो तो बताओ ये कौन से मिरर को फॉलो कर रहा है? तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि स्पून में जब हम फूड इनटेक करते हैं या फूड को रखते हैं वो सरफेस कौन से मिरर को शो करता है? कॉनकेव को। किसको शो करता है? शो गए बिल्कुल एकदम, जाने कौन से बाहर, आगे पीछे, फैन, चारों तरफ यही देख रहे हैं। चम्मच भी मंगवाया तुम्हारे लिए। तो बताओ चम्मच में जब हम फूड रख कर खाते हैं तो ये एम्बेडेड सरफेस है और एम्बेडेड ही स्मूथ है। कैसी है? तो एम्बेडेड हो और स्मूथ हो, क्यों, कौन होता है? फिर हम लोग पीछे वाली सरफेस को देखते हैं जहाँ पर फूड नहीं आता है, वो कैसा है, बल्जिंग। कैसा है? और कैसा है, स्मूथ। कैसा है? तो बल्जिंग हो और स्मूथ हो, कौन सा मिरर को शो करता है? तो यही पूछा जाएगा स्पून में फूड इनटेक करते हैं वो सरफेस कौन से मिरर को रिप्रेजेंट करता है? कॉनकेव को। किसको? और जिसपे फूड नहीं आता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? समझ आया? तो आज हम लोगों ने काफ़ी आगे तक पढ़ लिया है। इसके आगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।